डेज की बात में आपका स्वागत है। बॉलीवुड में धमकियों का सिलसिला जारी है। सलमान खान के बाद अब शाहरुख खान को धमकी मिली। हालांकि शाहरुख खान पिछले कुछ समय से पहले ही कड़ी सुरक्षा के घेरे में हैं। शाहरुख खान ने 2023 में कहा था कि उन्हें पठान और जवान की सफलता के बाद जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। बहरहाल बॉलीवुड के बादशाह अभिनेता शाहरुख खान को कल ये धमकी पुलिस स्टेशन पर कॉल करके दी गई। मुंबई के बांद्रा थाने में धमकी को लेकर केस दर्ज कर जांच की गई। कहा गया छत्तीसगढ़ के रायपुर का रहने वाला फैजान ने ये धमकी दी। उसे हिरासत में लिया गया और अब बताया जा रहा है छोड़ भी दिया गया पूछताछ के बाद। फैजान खान पेशे से डॉक्टर और वकील बताए जाते हैं। मुंबई पुलिस के सूत्रों के अनुसार फैजान का मोबाइल चोरी हो चुका था और पुलिस ने बताया कि फैजान खान ने मुंबई पुलिस को बताया कि उसने अपने मोबाइल चोरी होने की शिकायत भी दर्ज की। पुलिस अब मोबाइल चोर की तलाश में जुटी है और इस पर चलेंगे अपने सहयोगी पारस दामा के पास जो हमें जानकारी दे रहे हैं। 5 नवंबर को तकरीबन 1:21 के मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में एक अज्ञात व्यक्ति फ़ोन करता है और फ़ोन पे बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी देता है। वहीं जान से मारने की धमकी के साथ साथ 50 लाख रुपए की मांग करता है और खुद को हिंदुस्तानी नाम बताता है। ऐसे में इस पूरे मामले में जैसे ये कॉल आया, उस कॉल को रखने के बाद तुरंत ही इस मामले में एफआईआर दर्ज की जाती है। एफआईआर दर्ज करने के बाद जिस नंबर से कॉल आया था उसको ट्रेस करने की कोशिश की जाती है और वो नंबर ट्रेस होता है, वो छत्तीसगढ़ के कैपिटल सिटी रायपुर का होता है। रायपुर के लिए 2 दिन बाद यहाँ से एक यूनिट निकलती है बांद्रा पुलिस स्टेशन की और यूनिट जो है वो रायपुर पहुंचकर एक फैजान नाम के व्यक्ति को डिटेन करती है। इस पूरे मामले में फैजान वो व्यक्ति है जिसके नंबर से कॉल किया गया था। तहकीकात के दरमियान ये बात सामने आई कि फैजान का फ़ोन 3 नवंबर के दिन चोरी हो गया था, जिसकी रिपोर्ट उसने पुलिस स्टेशन में भी कराई थी। ऐसे में अब रायपुर पहुंची मुंबई पुलिस को उस व्यक्ति की तलाश है जिसने फैजान का फ़ोन इस्तेमाल करके नंबर पर मुंबई पुलिस के कॉल किया और शाहरुख खान को धमकी दी। इस पूरे मामले में अब मुंबई पुलिस कोई भी कोताही नहीं बरतना चाहती है, क्योंकि पिछले 20 दिन में एक्टर सलमान खान को भी ऐसे ही कितनी ही बार धमकियां आ चुकी है, बल्कि वो धमकियां मुंबई पुलिस के ट्रैफिक कंट्रोल रूम में आई थी और ये जो शाहरुख खान को धमकी दी गई है वो मुंबई पुलिस के बांद्रा पुलिस स्टेशन में आई है। जब ये धमकी भरा फ़ोन आया उस समय पुलिस स्टेशन में एक हवलदार मौजूद था और उसने फ़ोन उठाया था, जिसके बाद तुरंत ही कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज की गई और इस पूरे मामले में गहनता से तहकीकात की जा रही है। तो फिल्मी सितारों को धमकियां मिलने का सिलसिला बना हुआ है। एक नज़र डालते हैं कि अब तक किस किस को कब कब धमकियां मिली हैं। 7 नवंबर यानी आज शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी मिली। बांद्रा थाने में आई धमकी की कॉल और रायपुर के फैजान खान को फ़ोन से कॉल उनके फ़ोन से की गई थी। फैजान पेशे से डॉक्टर वकील हैं। पुलिस ने फैजान को पूछताछ के बाद छोड़ दिया है, क्योंकि फ़ोन खोने की रिपोर्ट वो पहले ही लिखवा चुके थे। अब पुलिस को फ़ोन चुराने वाले की तलाश है। कल यानी 6 नवंबर को ही विक्रांत मैसी को जान से मारने की धमकी मिली थी। अभिनेता विक्रांत मैसी को सोशल मीडिया पर यह धमकी दी गई। उनको द साबरमती रिपोर्ट फिल्म में काम करने के लिए ये धमकी मिली। 4 नवंबर को सलमान खान को जान से मारने की धमकी मिली थी। धमकी में 5 करोड़ रुपए की मांग की गई थी। धमकी देने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई का भाई बताया था। कल कर्नाटक पुलिस ने धमकी देने वाले को पकड़ लिया। आरोपी भिकाराम बिश्नोई जालौर का निवासी है। 25 अक्टूबर को भी सलमान खान को जान से मारने की धमकी मिली। आरोपी को नोएडा यूपी के पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। 18 अक्टूबर को इससे पहले सलमान खान को एक बार फिर जान से मारने की धमकी मिली थी। 5 करोड़ रुपए की मांग की गई थी। आरोपी को झारखंड से गिरफ्तार किया गया था। और 18 सितंबर को सलीम खान, जो सलमान खान के पिता हैं, उन्हें धमकी दी गई थी। मॉर्निंग वॉक के दौरान उन्हें लॉरेंस बिश्नोई के नाम से धमकाया गया था। बाद में पता चला आरोपी मजाक कर रहा था। और इस साल जनवरी में भी सलमान खान के फार्म हाउस की फेंसिंग तोड़कर वहां घुसने की कोशिश की गई थी। मामले में 2 लोग शामिल थे। ये दोनों फर्जी आधार कार्ड लेकर आए थे
और पकड़े जाने पर इन्होंने सलमान का फैन होने का दावा किया था। और अब मुझे बताया जा रहा है प्रशांत सिसोदिया हमारे सहयोगी शाहरुख खान के घर के बाहर मन्नत से हमें मिल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जुड़ने के लिए। ये बताइए क्या वहाँ पे स्थिति है इस समय? हालांकि जिसने धमकी दी उसको छोड़ दिया गया पूछताछ के बाद, लेकिन वहाँ क्या हाल? देखिए, यहाँ पे हमेशा की तरह जब भी आप शाहरुख के घर के बाहर आएंगे तो यहाँ भीड़ होती है। मैं चाहूँगा कि आपको दिखाएं, अभी भी एक यहाँ से गाड़ी अंदर से निकली और ये जितनी की भीड़ है सारी की सारी भीड़ उस उधर की तरफ भागी, क्योंकि इनको हर मोमेंट ये लगता है अगर वो गेट खुलता है कि वहाँ से शाहरुख खान निकलेंगे। तो ये भीड़ सुबह से लेकर शाम तक यहीं पर खड़ी रहती है। बात है जहाँ तक इस धमकी की, तो मैं आपको ये बता देना चाहूँगा कि जो शाहरुख खान उनके पास Y+ सिक्योरिटी है और यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको कोई भी पुलिस वाला या सिक्योरिटी, आपको जो शाहरुख खान की निजी सिक्योरिटी है जो गेट पर खड़ी रहती है या पीछे वाले गेट पर खड़ी रहती है वो यहाँ ज़रूर है, लेकिन उसके अलावा यहाँ पर और कोई सिक्योरिटी नज़र नहीं आ रही है। और ये भीड़ जो यहाँ पर खड़ी है, अक्सर आपको याद होगा जब भी शाहरुख खान का जन्मदिन होता है 2 नवंबर को, तो शाहरुख खान यहाँ पर आकर हाथ हिलाते हैं और यहाँ हज़ारों की तादाद में भीड़ होती है, जो कि उनके घर के सामने भी होती है और पीछे साइड जहाँ पे बैंड स्टैंड का समंदर है वहाँ पे भी बहुत सारे लोग खड़े होते हैं। लेकिन इस बार यहाँ पर किसी को नहीं खड़े होने दिया गया। 2 नवंबर को यहाँ से आधा किलोमीटर दूर कार जो है लगी हुई थी, गाड़ियाँ लगी हुई थी पुलिस की, जहाँ से किसी को भी अंदर नहीं आने दिया जा रहा था। जब मैं भी आया, हालांकि मैं ऑटो से आया था उधर, लेकिन मुझे भी रोक दिया गया जब मैंने बताया कि मैं मीडिया से हूँ, तो मुझे अंदर आने की अनुमति मिली। शाहरुख खान के घर के बाहर शायद इतने सालों में पहली बार हुआ कि उनके जन्मदिन के दिन पूरी टाइट सिक्योरिटी थी और ये बैरिकेड जो आप देख रहे हैं ये लगे हुए थे और यहाँ जो दुकानें थीं वो भी सब बंद थी। 1 तारीख से लेकर 3 नवंबर तक बंद, आगे जो है उनके नोटिस बोर्ड लगे हुए थे कि 1 से 3 तक ये बंद रहेंगी। तो उस दिन भी यही है, जब हमने पुलिस वालों से बात की तो कहा कि सिक्योरिटी के मद्देनज़र ये फैसला लिया गया है कि यहाँ पर भीड़ नहीं आएगी और यहाँ पे जो है शाहरुख खान नहीं निकलेंगे आज बाहर। उन्होंने यहाँ से 1 किलोमीटर दूर एक ऑडिटोरियम है, बाल गंधर्व ऑडिटोरियम, वहाँ पे अपना जन्मदिन अपने फैंस के साथ मनाया था, लेकिन यहाँ से लोगों को हटा दिया गया था। लेकिन आज यहाँ पर भीड़ है जैसा कि हर दिन होती है और इस थ्रेट के बाद हमें लग रहा था कि यहाँ पर शायद बहुत सारी सिक्योरिटी और बढ़ा दी जाएगी, लेकिन ऐसा हमें देखने को नहीं मिला। निधि। बिल्कुल बिल्कुल प्रशांत, धन्यवाद इस जानकारी के लिए। और आइए सीधे अब अपने सहयोगी जुल्फिकार के पास चलते हैं। उन्होंने बात की है फैजान खान से, जिनके फ़ोन से शाहरुख के लिए धमकी भरी कॉल की गई थी। ये हमारे साथ शाहरुख खान को धमकी देने वाले जिस शख्स का नाम आ रहा था वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, आपके जो मोबाइल नंबर था उससे कॉल गया था, मुंबई पुलिस ने आपसे क्या पूछताछ की? देखिए, मुंबई पुलिस ने कहा कि आपके कॉल से एक शाहरुख खान को कॉल गया है, 50 लाख की फिरौती मांगी गई है और धमकी दी गई कि पैसा नहीं दिए तो जान से मार देंगे। तो मेरा जो मोबाइल है वो चोरी हो गया था 2 तारीख को। अच्छा, 2 तारीख को चोरी हुआ? हाँ, 2 तारीख। उसकी मैंने खमाड़ी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट ऑलरेडी दे रखा है उसका। उसकी कॉपी भी, रिसीविंग कॉपी मैंने उनको दे दी है पुलिस वालों को। अच्छा, कितनी देर तक पूछताछ की और क्या? करीबन 2 घंटा पूछताछ की मुझसे उन लोगों ने। जी जी। तो 2 घंटे पूछताछ चली? जी जी। तो फिर उसके बाद उन्होंने आपको क्या नोटिस दिया? क्या नोटिस दिया है मुझे, मुंबई पे बुलाया कि आप 14 तारीख को मुंबई आइए एक बार। अच्छा, 14 तारीख को मुंबई? जी जी। तो बेसिकली आप रहने वाले कहाँ के? मैं राजस्थान से हूँ, अजमेर यहाँ से। पे कहाँ पे रहते हैं? मैं कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, एडवोकेट हूँ। क्योंकि अभी देखें कि लगातार जो है ना कॉल जा रहे हैं, धमकी भरे कॉल जा रहे हैं। इसके पहले सलमान खान को गया आपके मोबाइल से, तो इसे कितना आप खतरनाक मानते हैं? नहीं, खतरनाक है ना, मैटर बहुत सीरियस है। अगर किसी को धमकी गई है और सेलिब्रिटी को धमकी गई है तो पुलिस को प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। अच्छा, क्या वो नंबर बंद है जिस नंबर से? देखिए, मेरा जो व्हाट्सअप था दूसरे नंबर, इस पे चालू था, वो सेम नंबर है और सिम जो है दूसरे मोबाइल में लगा हुआ था, कीपैड वाला मोबाइल था वो चोरी हुआ था मेरा। वो अब कि चोरी हुआ या गिर गया इसका मैं नहीं कह सकता, वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी। 2 तारीख को आप उसके हाँ, इसकी कॉपी भी है मेरे पास यहाँ पे। मतलब ये कॉपी है, मतलब 2 तारीख को आपने? 2 तारीख को मैंने कंप्लेंट कर दी थी इसकी कॉपी मैंने पुलिस को भी दे दी है, मुंबई पुलिस को भी। अच्छा, जो मुंबई पुलिस आई थी तो ये भी बताया गया कि आपके मोबाइल नंबर से किसी और को भी कॉल किया क्या, शाहरुख खान के अलावा भी? नहीं, खाली उन्हीं को कॉल किया गया। और अब बात छठ पूजा की। आज पर्व के तीसरे दिन डूबते सूरज को अर्घ्य दिया गया और कल सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य के बाद महापर्व का समापन होगा। इस पर्व को इसलिए प्रकृति की उपासना के तौर पर भी देखा जाता है। इस दौरान उपवास रखने वाले कई नियमों का पालन करते हैं।
आज शाम घाटों में रौनक देखने को मिल रही है। दिल्ली, पटना समेत कई शहरों में खास इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली में यमुना जी के पर्व मनाने पर हाईकोर्ट की रोक है। इसलिए पूजा समितियों ने आर्टिफिशियल तालाब बनाए हैं, क्योंकि पानी में खड़े होकर ही सूरज को अर्घ दिया जाता है। यही परंपरा है और भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के भी इंतज़ाम किए गए हैं। तो पहले हम आपको पटना लिए चलते हैं और हमारे सहयोगी प्रभाकर कुमार बिहार के बाढ़ में छठ के दौरान जो रौनक है उसको बता रहे हैं। आज महापर्व छठ का तीसरा दिन है। आज संध्या अर्घ का दिन है और आज के दिन जो है छठ व्रती वो डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। ये इकलौता हिंदू पर्व है जिसपे डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। अमूमन आप देखेंगे जो सूर्य की उपासना होती है उसमें उगते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। हम मौजूद हैं पटना के बाढ़ इलाके में। हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं तो ये देखिए सूप में लोग जो है ये अर्घ देने की तैयारी कर रहे हैं। जो छठ व्रती हैं वो पानी में खड़ी हैं और सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है। डूबते सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है। जो पहला दिन होता है छठ का, आज तीसरा दिन है इस छठ महापर्व का। और ये जो आप सूप देख रहे हैं ये अर्घ की तैयारी है। फल फूल हैं और सूर्य भगवान की उपासना का पर्व है। और ये देखिए जो पानी में महिलाएं खड़ी हैं, उगते हुए सूर्य के अर्घ का उपासना होगा वो कल सुबह होगा, जब सूर्योदय के समय में उगते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। बिहार के लिए खासा महत्व वाला पर्व है, महापर्व इसे बोलते हैं। ये 4 दिन का महापर्व माना जाता है और इसमें जो है पूरा बिहार मानो थम सा जाता है और जो लोग हैं वो छठ की भक्ति भावना में डूबे हुए आपको नजर आएंगे। पटना से प्रभाकर कुमार, एनडीटीवी। और आइए अब आपको दिल्ली के गिरिनगर में यमुना घाट पे प्रेरणा शर्मा और साथ ही हिंडन में प्राची तिवारी के पास ले चलते हैं। प्रेरणा, पहले आप ही से ज़रा बताइए, वहाँ पे आपने दिखाया था सुबह किस तरह के इंतज़ाम किए गए थे। आर्टिफिशियल पॉन्ड एक तरह से बनाया गया यमुना के घाट में। अब रौनक कैसी है इस समय? जी देखिए, इस वक्त मैं बालमुकुंद घाट पे मौजूद हूँ गिरिनगर में और दिल्ली के तमाम जगह पे जो है 1000 आर्टिफिशियल घाट्स बनाए गए हैं। और सुबह में मैं मौजूद थी आईटीओ पे, वहाँ भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे। अभी तो हालांकि जो संध्या अर्घ है वो समाप्त हो चुकी है और जो व्रती है वो लौटने लगी है अपने घर की तरफ। लेकिन इस वक्त जो हर किसी में उत्साह होता है छठ महापर्व को लेके, तो इस वक्त बच्चों में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। ये जो आर्टिफिशियल घाट है उसमें जो है ये बच्चे लगातार जो है मस्ती करते दिख रहे हैं। और यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। छठ महापर्व का संध्या अर्घ आज समाप्त हुआ है, तो महत्व है हम लोग को बिहार में, इसके बिना तो चैन नहीं है। इसका इंतजार इतना रहता है मत पूछिए। तो दिल्ली में आप पर्व मना रही हैं और कैसे इंतजाम रहते हैं, लेकिन दिल्ली में है तो दिल्ली में मनाना पड़ेगा ना। जी, तो इंतजाम कैसे थे? इंतजाम कैसे थे? बहुत इंतजाम है यहाँ पर, बहुत अच्छा से, बहुत कुछ अच्छा है। मनोकामना हर पूरा होता है यहाँ पर, जो भी करिए। आप क्या कहना चाहेंगे? जी, छठ का बहुत महत्व है यहाँ पर, जो भी मतलब मांगो दिल से पूरा हो जाता है। इंतजाम कैसे लगे दिल्ली सरकार द्वारा? बहुत अच्छी है, बहुत सही लगा कि इतनी, लेकिन पब्लिक की भीड़ बहुत हो गई, बट बहुत अच्छा लगा। तसल्ली सुबह का इंतजार है? हाँ, बहुत ज़्यादा, बहुत बेसब्री से रात भर सोएंगे नहीं हम लोग, कुछ इंतजार है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों में उत्साह है। कल सुबह का इंतजार कर रहे हैं जब उगते सूरज को अर्घ दिया जाएगा, जिसके बाद जो है छठ महापर्व की समाप्ति होगी। तो लोगों में बहुत उत्साह देखने को मिला है दिल्ली के लोगों में। भले ही जो यमुना है उसमें छठ करने की मनाही कर दी गई थी हाईकोर्ट द्वारा, लेकिन जो घाट बनाए गए हैं आर्टिफिशियल, उन सभी घाट पे जो है वो कहीं ना कहीं जो श्रद्धालु हैं वो भारी तादाद में जुटे हैं और उन्होंने आज संध्या का अर्घ दिया है और खुशी जो है वो एक चरम सीमा पे देखने को मिली है। बिल्कुल, धन्यवाद प्रेरणा आपका। प्राची, आप हिंडन में हैं, वहाँ पर बताइए वहाँ पर क्या हो रहा है इस समय? अर्घ तो अब समाप्त हो गया होगा देना? जी, सूर्यास्त का जो समय था वो 5:30 बजे का था, तो यहाँ तो अर्घ दे दिया गया है। मैं हिंडन घाट पे हूँ और यहाँ पे प्रशासन और जो सुंदरता है वो बहुत अच्छी रखी गई है, लेकिन यहाँ के लोग स्वच्छता को लेकर थोड़े परेशान हैं। उनका कहना है कि ये जो नदी है उसको साफ़ नहीं कराई गई है और अब लगभग क्योंकि अर्घ समाप्त हो गया है तो लोग अपने घर को लौट रहे हैं और घाट बिल्कुल खाली सा ही हो गया है। एक परिवार है वो भी अपने सूप और दौरे को सजा रहा है घर की ओर जाने के लिए।
हमारे साथ एक व्रती मौजूद हैं, मैं उनसे बात करूंगी और मैं जानने की कोशिश करूंगी उन्होंने आज की पूजा की तैयारी कैसी की और सूप और दौरे को कैसे सजाया है। शाम को मैं गेहूँ पीसकर ठेकुआ बनाई हूँ, कसार बना, नारियल मंगाई हूँ, केले सेब संतरे सारे फल मंगवा के सूप का टीका लगाई हूँ, सूप लान कर घी उसमें लगाकर उसको बाद दौरा सजाई हूँ। उसके बाद दौरे के सजाकर ऊपर से गांठ मार के कपड़े से फूल ऊपर से सजाकर दीपक जलाकर लाई हूँ। नदी पर अर्घ दे दिया हूँ, जब सांझ हो गई है, सांझ के अर्घ दे दिया हूँ, कल सुबह में आऊँगी। अब जाने की तैयारी हो रही है। तो यहाँ पे अर्घ हो चुका है, अब इंतज़ार है तो सिर्फ सूर्योदय का और सूर्य अर्घ का। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद प्रेरणा और प्राची आपका ये रौनक दिखाने के लिए। अब कल उगते सूरज को अर्घ दिया जाएगा, उसके बाद इस पर्व का समापन होगा। बहरहाल अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, तुरंत लौटते हैं। बने रहिए NDTV इंडिया के साथ। मैया को प्रणाम, छठी मैया को प्रणाम, गंगा मैया को प्रणाम, गंगा मैया को प्रणाम, सूरजमल को प्रणाम, सूरजमल को प्रणाम। जय 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 छठी मैया जय जय रे, जय 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 छठी मैया जय जय रे, जय 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 छठी मैया जय जय रे। जीवन अच्छा रहे, जीवन सच्चा रहे रे, जीवन स्वस्थ रहे, हम सब मस्त रहे रे। जय छठी मैया, छठी मैया, छठी मैया, जय छठी मैया, जय छठी मैया, जय छठी मैया, छठी मैया, छठी मैया, छठी मैया। देश की बात में बात अब प्रदूषण की। सरकार ने पराली जलाने पर जुर्माना बढ़ाया है, लेकिन सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSE ने अपनी एक स्टडी में पाया है कि दिल्ली NCR में होने वाले प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण गाड़ियों से निकलने वाला जहरीला धुआं है। गाड़ियों से करीब 51% से ज़्यादा प्रदूषण वाहनों के कारण हो रहा है। ये प्रदूषण दिल्ली NCR में कई जगह पर AQI या एयर क्वालिटी इंडेक्स अब भी 300 से ऊपर है। दिल्ली का 51.5% प्रदूषण यानी आधे से ज़्यादा वाहनों से होने वाले प्रदूषण से होता है। गाड़ियों से वाहनों के प्रदूषण से सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इसके अलावा निर्माण कार्य की धूल से भी काफ़ी प्रदूषण हो रहा है। साथ ही इंडस्ट्री से निकलने वाले एमिशन भी हवा को जहरीला बना रहे हैं और सारे प्रदूषण से सांस की बीमारियां भी बढ़ रही हैं। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अनुमिता रॉय चौधरी हैं, कार्यकारी निदेशक CSE सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। बहुत धन्यवाद अनुमिता जी जुड़ने के लिए। आपकी स्टडी जो ये बता रही है कि दिल्ली में NCR में 51% से ज़्यादा प्रदूषण व्हीकल से हो रहा है, क्या ये डीजल के ट्रक्स इनको जिम्मेवार माना जाए? क्या आपकी स्टडी में क्या तथ्य सामने आए? तो ये जो हमने देखा इस बार और जो आंकड़े हमारे सामने हैं, तो इससे साफ पता चलता है कि दिल्ली में अगर आप देखें कि गाड़ियों से जो प्रदूषण होता है, अगर उसके ऊपर काफ़ी कार्रवाई वैसे की गई है दिल्ली में, पर वो टेक्नोलॉजी लेवल पे की गई है। जैसे आपने इतने बड़े पैमाने में आपने CNG का प्रोग्राम किया, पुराने गाड़ियों को हटा रहे हैं, ट्रक पर भी रोक है, और उसके साथ साथ आपने जो इलेक्ट्रिफिकेशन है उसका भी शुरुआत हो चुका है, और BS6 एमिशन स्टैंडर्ड्स भी लागू हो चुके हैं। तो टेक्नोलॉजी से आपने कुछ हद तक एमिशन को आपने कम किया था, पर अभी हम देख रहे हैं कि उसके बावजूद भी गाड़ियों से जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा है, और उसका मुख्य कारण यही है कि
कि गाड़ियों की जो भीड़ आज हम इस शहर में देख रहे हैं, और ये बहुत ज़्यादा है, जो कंजेशन है, और कंजेशन में फंसा जो गाड़ी है उससे प्रदूषण और भी ज़्यादा होती है। आप देखिए कि अभी दिल्ली में 79 लाख व्हीकल्स मौजूद है, और हर साल, इस पिछले साल हम लोगों ने 6.5 लाख व्हीकल्स और भी जोड़े हैं। और सिर्फ यही नहीं कि हर साल हम जोड़ते जा रहे हैं, उसके साथ साथ हर दिन 1.1 मिलियन गाड़ियां दिल्ली के बाहर से आते हैं और यहाँ से जाते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर ये जो भीड़ है, ये अगर बढ़ती गई, और बढ़ने का कारण यही है जो निजी गाड़ियों के ऊपर निर्भरता बन रही है अभी, उसका मुख्य कारण यही है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो सुधार लाना था हमें, वो नहीं हो पा रहा। और हमारा शोध ये भी दिखा रहा है कि दिल्ली में आज अगर आप दिल्ली की आबादी को देखें तो जितने बसें होने चाहिए थे, जो अगर आप मानक को देखें तो वो कहते हैं कि 45 बसेस पर लाख ऑफ पॉपुलेशन होना चाहिए, नहीं सॉरी 60 बसेस पर लाख ऑफ पॉपुलेशन होना चाहिए दिल्ली जैसे शहरों में। पर अगर उसे कंपेयर करें तो अभी 45 है, तो काफ़ी कम है। और सिर्फ बस नंबर ही नहीं, बस के साथ साथ, क्योंकि बस की सुविधा तभी लोग को इस्तेमाल करते हैं अगर वो हमारे पास करीब आए और उसकी रिलायबल सर्विस हो। बिल्कुल, लास्ट माइल कनेक्टिविटी, जी बिल्कुल, आपने ये बहुत महत्वपूर्ण बात बताई। अनुमिता जी, क्या आप लोग कुछ सजेशन दे सकते हैं सरकार को, या किस तरह से इसे दुरुस्त किया जाए? आप कह रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट और बेहतर करना है, लास्ट मिनट जो कनेक्टिविटी है वो ज़्यादा बेहतर होनी चाहिए। हालांकि हम मेट्रो की बात करते हैं, बसेस की बात करते हैं कि बसेस को इंक्रीज़ कर रहे हैं, लेकिन क्या और किया जा सकता है? आप लोगों के क्या सुझाव? तो जो हम कह रहे हैं, एक तो है सुधार लाना है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के सर्विस में, क्योंकि हमारा शोध ये भी दिखाता है कि अगर आप सारे बस स्टॉप्स दिल्ली के देखें, वहाँ पे 1% बस स्टॉप ऐसे हैं जहाँ पर वेटिंग टाइम 10 मिनट से कम है। इसका मतलब हुआ कि पूरे शहर में वेटिंग टाइम उससे भी काफ़ी ज़्यादा है। तो क्यों फिर कोई बस पे सवार होगा? पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको सुधार लाना है। दूसरा है, अगर बस या मेट्रो हमें इस्तेमाल करना है, उसकी एक इंटीग्रेशन होनी चाहिए कि हम आसानी से बस से फिर मेट्रो में पहुँचे, या लास्ट माइल कनेक्टिविटी हो। और एक हमने पाया कि जो जर्नी कॉस्ट है, अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं तो जर्नी कॉस्ट पर्सनल गाड़ियों से ज़्यादा है। और इससे कई कारण हैं कि अगर आप स्कूटर, ऑटो, फिर बस, फिर मेट्रो को इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये सारे इंटरचेंज के कारण आपका कॉस्ट ऑफ जर्नी बढ़ रहा है। तो ये काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो हमें देखना होगा, और उसके साथ साथ कुछ तो रोक भी हमें लगाना है, क्योंकि अभी इतने आसानी से हम कहीं भी गाड़ी पार्क कर लेते हैं और कुछ पे भी नहीं करते, कोई पेमेंट नहीं होती, या बहुत ही फ्री पार्किंग है, नहीं तो बहुत कम पार्किंग है। और पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पार्किंग मैनेजमेंट एरिया प्लान को हम इम्प्लीमेंट करें ताकि आप कुछ रोक भी लगा सकें। तो ये जो सारे इश्यूज हैं, इसको हमें बहुत जल्दी से हमें उनको सॉल्व करना है, क्योंकि अगर वायु प्रदूषण को कम करना है, कई सारे प्रदूषण के सोर्सेज हैं, पर अगर गाड़ियों से इतना ज़्यादा प्रदूषण आ रहा है और गाड़ियों की भीड़ के कारण आ रहा है, तो एक पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे, प्राइसिंग के लेवल पे जाके हमें काम करना पड़ेगा, और बड़े पैमाने में करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही, बहुत मुश्किल है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और जिस तरह से एक ही परिवार में 4 लोग हैं तो 4-4 गाड़ियां होती हैं, ये अपने आप में इस पर अंकुश लगाने की ज़रूरत है। दुनिया भर के जो छोटे, सिंगापुर में एक गाड़ी खरीदना आसान नहीं है, वहाँ पे बहुत महंगा पड़ता है, बहुत टैक्सेस पड़ते हैं। तो शायद सरकार को इस ओर विचार करना पड़ेगा, लेकिन जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो शायद इसका विरोध करेगी। अनुमिता जी, आप आई, जुड़ी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और वाकई में वेहिकुलर पोल्यूशन, अगर हमारे वाहनों से प्रदूषण 50% से ज़्यादा है तो वाकई में समय आ गया है कि संज्ञान लेने की ज़रूरत है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, तुरंत लौटते हैं। वैसे प्रदूषण का सवाल अपनी जगह है। दिल्ली और देश में छठ की धूम दिख रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने भी दिल्ली के गिरिनगर छठ घाट पहुंचकर श्रद्धालुओं के साथ पूजा अर्चना की। छठ का तीसरा दिन है आज, और श्रद्धालु जो हैं वो जुड़े हैं यहाँ पे। आप देख सकते हैं कि इस वक्त दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी यहाँ मौजूद है। ये बाल मुकुंद घाट है गिरिनगर का, और मुख्यमंत्री आतिशी यहाँ मौजूद है। उनके हाथ में आप देख सकते हैं
की सूप है और वो जितने भी व्रती हैं उनके साथ वो भी शामिल होंगी और छठ में जो है सूर्य भगवान को अर्घ देंगे। आप देख सकते हैं कि पानी में यहाँ पे जो घाट बनाया गया उसमें खड़ी हैं मुख्यमंत्री अतीशी और उनके हाथों में जो है सूप है और लगातार जो है वो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से उनके साथ जो है तमाम जो छठ व्रती है वो यहाँ पे मौजूद हैं और लगातार जो है यहाँ पे छठ मनाया जा रहा है और आज छठ का तीसरा दिन है। कई सारे जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ जुटे हैं और लगातार जो है सूर्य भगवान का ध्यान लगाए खड़े हैं सभी श्रद्धालु जो पानी में हैं। देश में सबसे कठिन पर्व से माना जाता है और आज जो है संध्या अर्घ है। कल सुबह जो है सुबह का अर्घ होगा, उगते सूरज को जब अर्घ देंगे जो श्रद्धालु हैं और उसके बाद जो है छठ महापर्व का समापन होगा। तो तमाम ये जो तस्वीरें हैं लगातार आप देख रहे हैं कि घाट पे खड़े हैं हम और लगातार जो श्रद्धालु हैं उनके साथ जो है मुख्यमंत्री अतीशी भी यहाँ मौजूद हैं और जो तस्वीरें हैं ये भव्य तस्वीरें, बेहद खूबसूरत तस्वीरें आप देख रहे हैं। दिल्ली में गैंग रेप के एक मामले में पुलिस ने एक ऑटो चालक समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। जो पीड़िता है 10 से 11 अक्टूबर की रात सराय काले खां के पास मिली थी। एक नेवी ऑफिसर ने इसकी सूचना सुबह पुलिस को दी। तब से पीड़िता का इलाज ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में चल रहा है और मनोचिकित्सकों की मदद भी ली जा रही है। आरोपियों को पकड़ने के लिए महिला सिपाही संगीता पीड़िता से सोशल वर्कर बनकर मिली। उसके बाद पीड़िता ने अपने साथ हुई दरिंदगी बयां की। पीड़िता काफ़ी पढ़ी लिखी है। काम के लिए किसी ने उसे दिल्ली बुलाया था। किन्हीं वजहों से यहाँ पर उसका मानसिक संतुलन कुछ बिगड़ गया। वो सड़क पर आ गई। वो 1.5 महीने तक पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में रही। उड़ीसा में उसके घर वालों को सूचना दी गई है। परिजन उसे लेने दिल्ली आए लेकिन वो गई नहीं।